नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न केवल आपके दिमाग को चुनौती देगी, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने की कला सिखाएगी। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, अ गेम थ्योरिस्ट्स गाइड टू सक्सेस इन बिजनेस एंड लाइफ की, जिसे लिखा है अविनाश के दीक्षित और बैरी जे नालेबफ ने। ये किताब गेम थ्योरी के सिद्धांतों को इतने रोचक और सरल तरीके से समझाती है कि आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन, बिजनेस और यहाँ तक कि रिश्तों में भी लागू कर सकते हैं। लेकिन गेम थ्योरी आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गेम थ्योरी वह विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि लोग परस्पर संवाद करने वाली परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं, खासकर जब एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के निर्णय पर निर्भर करता है। सोचिए, जब आप बाजार में सौदा करते हैं या अपने दोस्तों के साथ कोई गेम खेलते हैं या फिर अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के लिए रणनीति बनाते हैं, तो आप अनजाने में गेम थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि जीवन का हर पहलू एक खेल की तरह है, जहां आपको अपने कदम सोच समझकर उठाने पड़ते हैं, क्योंकि आपका हर कदम न केवल आपकी बल्कि दूसरों की चाल पर भी असर डालता है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ मजेदार उदाहरणों के साथ, और देखेंगे कि कैसे आप इन रणनीतियों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं गेम थ्योरी के मूल सिद्धांतों की। गेम थ्योरी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है और वह क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक दुकानदार से मोल भाव कर रहे हैं। आप कम कीमत चाहते हैं और दुकानदार ज्यादा कीमत। यहाँ आप दोनों एक खेल खेल रहे हैं, जहाँ आपकी रणनीति यह तय करती है कि सौदा कितने में होगा। लेखक कहते हैं कि रणनीतिक सोच का मतलब है अपने प्रतिद्वंद्वी के दृष्टिकोण को समझना और उसी के आधार पर अपनी चाल चलना। इसे और सरल करने के लिए सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोहरा सुरक्षित रहे, तो आपको यह अनुमान लगाना होगा कि आपका दोस्त अपनी चाल में क्या करेगा। क्या वह आपको काटने की कोशिश करेगा या अपनी गोटी को घर पहुंचाने पर ध्यान देगा? गेम थ्योरी यही सिखाती है, अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल को पढ़ना और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाना। किताब में इस तरह की सोच को बैकवर्ड रीजनिंग कहते हैं, यानी पहले यह सोचना कि खेल का अंत क्या हो सकता है और फिर उल्टा चलते हुए यह तय करना कि आपको अभी क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप शतरंज खेल रहे हैं, तो आप पहले यह सोचते हैं कि आपका प्रतिद्वंद्वी चेकमेट कैसे कर सकता है और फिर अपनी चालें इस तरह से चलते हैं कि वह उस स्थिति तक न पहुंच पाए। अब आइए एक और महत्वपूर्ण अवधारणा की बात करते हैं, जिसे किताब में प्रिजन्स डायलेमा कहा गया है। यह गेम थ्योरी का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मान लीजिए दो लोग, राहुल और सोनिया, किसी अपराध में पकड़े गए हैं और पुलिस उन्हें अलग अलग कमरों में पूछताछ कर रही है। पुलिस कहती है, अगर तुम दोनों ने अपराध कबूल नहीं किया तो तुम्हें 1 साल की सजा होगी। अगर तुम दोनों ने कबूल कर लिया तो दोनों को 5 साल की सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुम में से एक ने कबूल किया और दूसरा चुप रहा, तो कबूल करने वाले को छोड़ दिया जाएगा और चुप रहने वाले को 10 साल की सजा होगी। अब सवाल यह है कि राहुल और सोनिया क्या करेंगे? यहाँ मुश्किल यह है कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और दोनों यही सोचते हैं कि अगर मैं चुप रहा और दूसरा कबूल कर लिया तो मुझे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए ज्यादातर लोग कबूल कर लेते हैं और दोनों को 5 साल की सजा हो जाती है, जबकि अगर दोनों चुप रहते तो केवल 1 साल की सजा होती। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि कई बार व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छा निर्णय सामूहिक रूप से सबसे खराब परिणाम दे सकता है। इसे हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर दो दुकानदार कीमतों में कटौती शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा ग्राहक आए, तो दोनों का मुनाफा कम हो जाता है। लेकिन अगर दोनों सहयोग करें और कीमतें स्थिर रखें, तो दोनों को फायदा हो सकता है। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना सिखाते हैं। अब बात करते हैं एक और रोचक अवधारणा की, जिसे किताब में क्रेडिबल थ्रेट्स कहा गया है। इसका मतलब है कि आपकी धमकी तभी असरदार होगी जब वह विश्वसनीय हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहते हैं, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें पार्क नहीं ले जाऊंगा। लेकिन अगर आप हर बार ऐसा कहने के बाद भी बच्चे को पार्क ले जाते हैं, तो आपकी धमकी विश्वसनीय नहीं रहती। बच्चा जानता है कि आप उसे पार्क ले जाएंगे, चाहे वह होमवर्क करे या न करे। किताब में लेखक बताते हैं कि एक धमकी को विश्वसनीय बनाने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि आप उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए, बिजनेस में अगर कोई कंपनी अपने प्रतिद्वंद्वी को धमकी देती है कि अगर तुमने कीमतें कम की तो हम भी कीमतें कम कर देंगे, तो उसे यह दिखाना होगा कि वह ऐसा करने में सक्षम है और ऐसा करेगी। भारत में हम इसे अक्सर देखते हैं, जैसे कि टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्राइस वॉर में। जियो ने जब कम कीमतों पर डेटा देना शुरू किया, तो दूसरी कंपनियों को भी कीमतें कम करनी पड़ी, क्योंकि जियो की धमकी विश्वसनीय थी। किताब हमें सिखाती है कि धमकियां और वादे तभी काम करते हैं जब दूसरा पक्ष उन पर विश्वास करता है। आइए अब एक और मजेदार उदाहरण देखें जो किताब में वोटिंग के बारे में है। मान लीजिए आपके शहर में 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश, सुरेश और महेश। आपको रमेश सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन आपको लगता है कि उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। अब सवाल यह है कि आपको किसे वोट देना चाहिए। गेम थ्योरी कहती है कि अगर आप केवल अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो आपका वोट बर्बाद हो सकता है, क्योंकि वह जीत नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप सुरेश को वोट देते हैं, जो आपका दूसरा पसंदीदा है और जिसके जीतने की संभावना ज्यादा है, तो आपका वोट ज्यादा असरदार हो सकता है। इसे स्ट्रैटेजिक वोटिंग कहते हैं। भारत में हमने इसे कई बार देखा है, जहां लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को छोड़कर उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। किताब में लेखक बताते हैं कि वोटिंग में रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एक वोट पूरे नतीजे को बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि कई बार हमें अपनी भावनाओं के बजाय रणनीतिक रूप से सोचना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं किताब के एक और महत्वपूर्ण हिस्से की, जो है इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन। लेखक कहते हैं कि लोगों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें सही प्रोत्साहन दें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कर्मचारियों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें बोनस या पुरस्कार देना होगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, प्रोत्साहन को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वह सही व्यवहार को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि अगर तुम अच्छे नंबर लाए तो मैं तुम्हें नया फोन दूंगा, तो बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं तुम जितने घंटे पढ़ोगे उतने पैसे मिलेंगे, तो हो सकता है कि बच्चा सिर्फ समय बिताए बिना कुछ सीखे। किताब में एक उदाहरण है जहां लेखक बताते हैं कि कैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देती हैं। भारत में हम इसे अक्सर देखते हैं, जैसे कि सेल्स टारगेट पूरा करने पर बोनस देना। लेकिन लेखक यह भी कहते हैं कि गलत प्रोत्साहन नुकसानदायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कर्मचारियों को केवल बिक्री पर बोनस देते हैं, तो वे खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, जो कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। अब आइए कुछ मजेदार केस स्टडीज की बात करते हैं जो किताब में दिए गए हैं। एक केस स्टडी है किताब लिखने की प्रक्रिया के बारे में। लेखक बताते हैं कि एक किताब लिखना और उसे छपवाना भी एक तरह का खेल है। मान लीजिए आप एक लेखक हैं
और आपकी किताब का प्रूफरीडिंग का काम एक स्टूडेंट को देना है। आप उसे प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं कि अगर उसने अच्छा काम किया तो उसे बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप यह नहीं बताते कि अच्छा काम क्या है, तो हो सकता है कि वह जल्दबाजी में काम कर दे। किताब में लेखक कहते हैं कि प्रोत्साहन को मापने योग्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं कि हर गलती पकड़ने पर उसे 10 रुपए मिलेंगे। इससे स्टूडेंट ज्यादा ध्यान से काम करेगा। भारत में हम इसे अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि जब हम अपने बच्चों को ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं। अगर हम टीचर को कहते हैं कि मेरे बच्चे को 90% से ज्यादा नंबर दिलवाओ तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा, तो टीचर ज्यादा मेहनत करेगा। किताब हमें सिखाती है कि सही प्रोत्साहन डिजाइन करना एक कला है जो रणनीतिक सोच से ही संभव है। अब चलिए बात करते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी की, जो गेम थ्योरी का एक और रोचक हिस्सा है। इसका मतलब है कि कई बार आपको अपनी चाल को पूरी तरह से तय नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे थोड़ा रैंडम रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप क्रिकेट में गेंदबाजी कर रहे हैं और हर बार आप एक ही तरह की गेंद फेंकते हैं, तो बल्लेबाज को पता चल जाएगा कि उसे क्या करना है। लेकिन अगर आप कभी कभी यॉर्कर, कभी बाउंसर और कभी स्पिन गेंद फेंकते हैं, तो बल्लेबाज को अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। किताब में लेखक कहते हैं कि मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल तब होता है जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रम में रखना चाहते हैं। भारत में हम इसे बिजनेस में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी हर साल एक ही तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो प्रतिद्वंद्वी उसकी नकल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी कभी सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कभी प्रीमियम और कभी कुछ नया, तो प्रतिद्वंद्वी को समझना मुश्किल हो जाता है। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे पॉलिटिकल कैंपेन में मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए, एक नेता कभी भावनात्मक भाषण देता है, कभी तथ्यों पर आधारित और कभी हल्का फुल्का मजाक करता है। इससे वोटर भ्रमित रहते हैं और नेता का प्रभाव बढ़ता है। आइए अब बात करते हैं किताब के एक और हिस्से की, जो है बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी। सौदेबाजी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह बाजार में सब्जी खरीदना हो या ऑफिस में सैलरी के लिए बात करना। किताब में लेखक बताते हैं कि सौदेबाजी में सफल होने के लिए आपको यह समझना होगा कि दूसरा पक्ष क्या चाहता है और आप उसे क्या दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको यह दिखाना होगा कि आप कंपनी के लिए कितने मूल्यवान हैं। लेकिन साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि बॉस को क्या चाहिए। शायद वह चाहता है कि आप ज्यादा जिम्मेदारी लें। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे दो कंपनियां एक प्रोजेक्ट के लिए सौदेबाजी करती हैं। भारत में हम इसे अक्सर देखते हैं, जैसे कि जब दो व्यापारी किसी डील के लिए बात करते हैं। एक व्यापारी कहता है, मैं तुम्हें 100 यूनिट माल दूंगा, लेकिन मुझे 30 दिन का क्रेडिट चाहिए। दूसरा व्यापारी कहता है, ठीक है, लेकिन कीमत 10% कम करो। यहाँ दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझकर सौदा तय करते हैं। किताब हमें सिखाती है कि सौदेबाजी में धैर्य और रणनीति बहुत जरूरी है। अब चलिए कुछ और गहराई में जाते हैं और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन गेम्स की। यह वह परिस्थितियां हैं जहां दो या ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप दोनों अलग अलग दिशा में काम करेंगे तो प्रोजेक्ट असफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों एक ही दिशा में काम करें तो सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। किताब में लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे दो कंपनियां एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। भारत में हम इसे अक्सर देखते हैं, जैसे कि जब दो टेक कंपनियां मिलकर एक नया ऐप बनाती हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन आसान नहीं होता। कई बार दोनों पक्षों को यह तय करना पड़ता है कि कौन क्या करेगा और कैसे फायदा बांटा जाएगा। किताब में लेखक कहते हैं
कि कोऑर्डिनेशन के लिए विश्वास और संवाद बहुत जरूरी है। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो कोऑर्डिनेशन असफल हो सकता है। अब आइए बात करते हैं किताब के एक और रोचक हिस्से की, जो है ऑक्शंस यानी नीलामी। नीलामी का मतलब है कि आप किसी चीज के लिए बोली लगाते हैं और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वह जीतता है। लेकिन किताब में लेखक बताते हैं कि नीलामी में जीतना हमेशा अच्छा नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नीलामी में बहुत ज्यादा बोली लगा देते हैं तो हो सकता है कि आप उस चीज की कीमत से ज्यादा पैसे खर्च कर दें। इसे विनर्स कर्स कहते हैं। भारत में हम इसे अक्सर देखते हैं, जैसे कि जब लोग आईपीएल की नीलामी में खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा बोली लगाते हैं और बाद में पछताते हैं। किताब में लेखक बताते हैं कि नीलामी में रणनीति बहुत जरूरी है। आपको यह अनुमान लगाना होगा कि दूसरा पक्ष कितनी बोली लगाएगा और आपको कितना जोखिम लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पुरानी कार की नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप कितना खर्च करने को तैयार हैं, और अगर बोली आपकी सीमा से ज्यादा हो जाए तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं किताब के कुछ व्यावहारिक उदाहरणों की, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। एक उदाहरण है कि कैसे पहली डेट पर अच्छा इंप्रेशन बनाया जाए। किताब में लेखक कहते हैं कि पहली डेट एक तरह का खेल है जहां आपको यह दिखाना होता है कि आप ईमानदार और अच्छे इंसान हैं, और साथ ही आपको यह भी समझना होता है कि आपका डेट पार्टनर कितना ईमानदार है। इसे सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी डेट को यह दिखाना चाहते हैं कि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, तो आप समय पर पहुंच सकते हैं और अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि आपका डेट पार्टनर कैसे व्यवहार करता है। अगर वह बार बार अपने फोन में व्यस्त रहता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह उतना गंभीर नहीं है। भारत में हम इसे अक्सर देखते हैं, खासकर अरेंज्ड मैरिज की मुलाकातों में। किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे संकेतों को समझना और देना रणनीति का हिस्सा है। अब आइए बात करते हैं किताब के कुछ और गहरे सिद्धांतों की, जैसे कि हॉट हैंड की अवधारणा। लेखक कहते हैं कि कई बार एक खिलाड़ी या व्यक्ति जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो वह और बेहतर करता जाता है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट में अगर विराट कोहली एक बार शतक मार लेते हैं तो अगले कुछ मैचों में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। इसे हॉट हैंड कहते हैं। लेकिन लेखक यह भी कहते हैं कि अगर आप इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो आप गलती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि विराट हर मैच में शतक मारेंगे तो आप गलत रणनीति बना सकते हैं। किताब में लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने 1996 के वर्ल्ड कप में हॉट हैंड का फायदा उठाया। उनके सलामी बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाया, जिससे पूरी टीम का हौसला बढ़ा। लेकिन जब विपक्षी टीम ने उनकी रणनीति को समझ लिया तो श्रीलंका को बाद में मुश्किलें हुईं। यह हमें सिखाता है कि रणनीति को हमेशा बदलते रहना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं किताब के अंतिम हिस्से की, जहां लेखक कुछ व्यावहारिक अभ्यास देते हैं। ये अभ्यास हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम गेम थ्योरी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अभ्यास में लेखक कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ एक सौदेबाजी का खेल खेलें। मान लीजिए आप और आपके दोस्त को एक पिज्जा बांटना है। आप दोनों को यह तय करना है कि पिज्जा का कितना हिस्सा किसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पेंच यह है कि अगर आप दोनों सहमत नहीं हुए तो पिज्जा कोई नहीं खाएगा। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि सौदेबाजी में दोनों पक्षों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। भारत में हम इसे अक्सर देखते हैं, जैसे कि जब परिवार में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। किताब में लेखक कहते हैं कि ऐसे अभ्यास करने से हमारी रणनीतिक सोच बेहतर होती है। अब जैसा कि हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं,
आइए एक बार फिर से किताब के मुख्य संदेश को समझें। द आर्ट ऑफ स्ट्रेटजी हमें सिखाती है कि जीवन एक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए हमें रणनीतिक रूप से सोचना होगा। चाहे वह बिजनेस हो, रिश्ते हों या फिर सामाजिक परिस्थितियां, हर जगह हमें यह समझना होगा कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है और हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि गेम थ्योरी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर समस्या का हल दे दे, लेकिन यह हमें एक ढांचा देती है जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। भारत में जहां प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है, चाहे वह नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर शिक्षा, गेम थ्योरी हमें एक कदम आगे रखती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में रणनीतिक रूप से सोचना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक किताब के साथ। तब तक रणनीतिक सोचते रहिए और अपने खेल को जीतते रहिए। नमस्ते।